नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लगातार तैयारी चल रही है, लगातार हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग वीडियोस के बारे में पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं। बेस हम लोग का क्या है, हम लोग का मोटिव क्या है? मोटिव इस सीरीज़ का ये चल रहा है कि जल्दी से जल्दी NCERT की 8th क्लास की साइंस की बुक को ख़त्म किया जाए, क्योंकि 8th क्लास में जो टॉपिक हैं वो आपके यूपी टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों ऐसा है तो समझ लीजिए। पता है आप लोगों को कि जो यूपी टेट है आपका, उस यूपी टेट में केवल और केवल आपकी क्या आती है? साइंस आती है, ज्योग्राफी आती है, एनवायरनमेंट आती है। सुपर टेट में आपके जीके आता है। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि यूपी टेट में जीके नहीं आती है, तो आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तैयारी ऐसे करनी है कि जो यूपी टेट में एक बार आप पढ़ लें, फिर वो आपका कंठस्थ हो जाए, फिर आप उसको सुपर टेट के लिए दोबारा ना पढ़ें। क्योंकि आधी चीज़ें आपने यूपी टेट में अच्छे से तैयार कर ली तो वो ऑटोमेटिकली सुपर टेट में जाके आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा साइंस का जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, ये मेरे हिसाब से शायद 5th चैप्टर है, और हम लोग चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th या 4th या 5th चैप्टर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे, आई थिंक 5th चैप्टर है ये। तो ये अब स्टार्ट करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने इसमें डाल दिए हैं, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा होता है, बट आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं, जो निकाली जा सकती हैं NCERT बुक से, वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो चलिए भैया, ज़रा हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? आना चाहिए था, नेचुरल वर्ड गायब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षयशील प्राकृतिक संसाधन है? पहला ऑप्शन है कोल, जिसे हम कोयला कहते हैं, पेट्रोलियम, जिसको हम पेट्रोलियम ही कहते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और एयर मतलब हवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? तो यहाँ पे नेचुरल और लिख लीजिएगा, नेचुरल रिसोर्स। निम्नलिखित में से एक क्षयशील प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? आप इस पूरी सीरीज में एक से ज़्यादा आंसर आप चुन सकते हैं, सभी क्वेश्चंस में लगभग, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा आंसर आप चुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। कोल एंड पेट्रोलियम ये एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं, और आपके फॉरेस्ट और एयर जो है ये आपके एग्जॉस्टिबल नहीं है। मतलब जो एयर है ये तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आती है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब दोनों शब्दों को ज़रा समझ लेते हैं अच्छे से, क्या मतलब है इन दोनों शब्दों का। पहला वर्ड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन दोनों को ज़रा समझ लेते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसको इंसान इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म कर दे, मतलब ये लिमिटेड हैं, ये अनलिमिटेड नहीं हैं। तो जो लिमिटेड हैं, जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, वो हो गए आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब क्षय हो जाएगा। और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब ही है जो कभी ख़त्म ना हो, मतलब ऐसी चीज़ें जो अनलिमिटेड हैं हमारी नेचर में, जैसे एयर अनलिमिटेड है, सनलाइट अनलिमिटेड है, आप इसका कितना भी इस्तेमाल कर लें, कितना भी इस्तेमाल कर लें, ये ख़त्म नहीं होने वाले। तो ये हो गया एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल का कंसेप्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तित की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। डेड वेजिटेशन मतलब जो मृत वनस्पतियां हैं उनका कोल में कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, इस धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्बनाइजेशन, दूसरा है कंडेंसेशन, तीसरा है कन्वेक्शन, और चौथा है प्रेसिपिटेशन। हिंदी में देखें तो कार्बनीकरण, संघनन, संवहन, या फिर अवक्षेपण। क्षेपण, हिंदी बड़ी समस्या हो जाती है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो जो ये धीमी प्रक्रिया है
मृत वनस्पति का कोयले में परिवर्तित होना ये कहलाती है कार्बनाइजेशन या फिर कार्बनीकरण। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कार्बनीकरण वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मृत वनस्पतियाँ ज़मीन के अंदर दबती जाती हैं, सालों साल दबने के बाद बहुत प्रेशर टेम्परेचर जब हाई हो जाता है ज़मीन के नीचे, तो धीमे धीमे ये इसमें बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? कोल, पेट्रोल, वाटर, सनलाइट। इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। कोल का कोयला, पेट्रोल का पेट्रोल होता है, वाटर का पानी होता है और सनलाइट का हमारा जो धूप है उसे हम सनलाइट कहते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, अपना आंसर चुनिए। तो जो इसका सही आंसर है, एक से ज़्यादा इसके सही आंसर हैं, तो दो आंसर बिल्कुल सही हैं इसका। पहला ऑप्शन कोल और दूसरा ऑप्शन पेट्रोल, ये दोनों एक फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म के ईंधन हैं। समझ लेते हैं कैसे, इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल मतलब आपको पता है ईंधन होता है, और फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, मतलब जितने भी जीवित होते हैं उनका मृत शरीर, वो है जीवाश्म एक तरीके से। अब दो चीज़ें आई, एक आया आपका पेट्रोल और एक आया आपका कोल। पेट्रोल बोलो या पेट्रोलियम बोलना चाहिए, वैसे पेट्रोलियम बोलिए, और एक होता है कोल। ये दोनों चीज़ें कैसे बनती हैं? अभी मैंने आपको बताया था कोल का। क्या बताया था मैंने कोल का? कि जब आपके डेड वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, लकड़ी, पत्थर बोल रहा हूँ, सॉरी, पेड़ जब मर जाते हैं तो किसके जीवाश्म है यहाँ पर कोल में? यहाँ पर है जो डेड वेजिटेशन था, मतलब जो आपके पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे जो थे उनका जीवाश्म कोल बनाते हैं। और पेट्रोल बनाने में या पेट्रोलियम बनाने में जो समुद्री मतलब सी एनिमल्स होते हैं, समुद्री एनिमल होते हैं, उनके जो मर जाने के बाद जो उनकी डेड बॉडीज हैं या जो उनका जीवाश्म है, वो धीमे धीमे पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखिएगा, कोल का जीवाश्म पेड़ से बनते हैं, और जो पेट्रोलियम होता है वो जलीय जो जीव हैं उनके मरने के बाद जो उनकी डेड बॉडी है उससे कन्वर्ट होके बनते हैं। इसलिए इन दोनों को हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो जो आंसर है वो कोल है और पेट्रोल है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड। पेट्रोल और डीजल एक नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेल कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, कोल टार कहते हैं, या सी कहते हैं। 1 2 3 5 हो गया, इसको 4 होना चाहिए भाई। वेल मतलब कुआं, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम, कोल टार मतलब कोल टार, और सी मतलब समुद्र। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड है पेट्रोलियम। पहला वर्ड क्या है? पेट्रोलियम। इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी के अंदर पेट्रोल होता है, इसी के अंदर डीजल होता है, इसी के अंदर पैराफिन वैक्स होता है, और इसी के अंदर नेचुरल गैस मिलती हैं हम लोगों को। तो ये ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ है जिसको हम फैक्ट्रीज में ले जाकर रिफाइन करते हैं, और उसमें से फिर अलग पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, पैराफिन वैक्स निकलता है, नेचुरल गैसेस जो वो तो अलग हैं वैसे, नेचुरल गैसेस साथ में मिल जाती हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको पेट्रोलियम को रिफाइन करने के बाद मिलती हैं। तो पेट्रोलियम के अंदर हैं ये पेट्रोल, डीजल। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है पेट्रोलियम। क्यों पेट्रोलियम है? क्योंकि जो पेट्रोलियम है उसको साफ करने के बाद उसके अंदर से पेट्रोल और डीजल निकलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन। दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, या चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। इसकी हिंदी की ज़रूरत नहीं है। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर सऊदी अरब।
तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है यूएसए। यूएसए में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। पेंसिल्वेनिया कुछ बोलते हैं नाम, मैं थोड़ा सा उसमें नहीं बोल पाता हूँ। तो जो ये शहर है वहाँ पर पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर ये खोदा गया था पहला यूएसए में ऑयल का जो फील्ड थी, वेल था, वो वहाँ पे खोदा गया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको और बता देता हूँ, जो लोगों को शायद नहीं पता होता। इस पर एक दिन बहस भी हुई है मेरे एक दो मित्रों से, क्या कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है। चलिए यही क्वेश्चन मार देता हूँ मैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो लिख लीजिए, पहला यूएसए लिख लीजिए, दूसरा इराक लीजिए, फिर तीसरा सऊदी अरब लीजिए, और चौथा आप ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया। दुनिया सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यूएसए है, आपका सऊदी अरब है, आपका इराक है, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका आंसर भी यूएसए है, ध्यान रखिएगा, यूएसए इसका सही आंसर होगा। यूएसए ही वो देश है जो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करता है, ना कि आपका इराक, सऊदी अरब। लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है, क्योंकि हमको लगता है कि अरे वहाँ पे तेल बहुत सस्ता है, वहाँ तो तेल के कुएँ हैं, तो वो तो सबसे ज़्यादा वहीं लोग करते होंगे, सऊदी अरब वाले, इराक वाले, ईरान वाले। बट ऐसा नहीं है, यूएसए वो देश है। नाउ अगला आते हैं, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार इज यूज्ड इन मैनी स्टार्टिंग मटेरियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कई प्रारंभिक सामग्री में निम्न में से किसमें किया जाता है। मतलब कोल टार का इस्तेमाल इन चीज़ों को बनाने में किया जाता है, तो उन चीज़ों को आपको टिक करना है। ऑप्शन है पहला सिंथेटिक डाई, परफ्यूम, एक्सप्लोजिव्स, पेंट। हिंदी में बताएं तो सिंथेटिक डाई का मतलब जो बालों में डाई की जाती है वो डाई, परफ्यूम सबको जानता है परफ्यूम क्या होता है, एक्सप्लोजिव मतलब बम बारूद, और पेंट मतलब पेंट आपका। एक से ज़्यादा आप उत्तर चुन सकते हैं इसमें। तो बिल्कुल आपने आंसर सोच लिया होगा। तो भैया बिल्कुल सिंथेटिक डाई भी है, परफ्यूम भी है, एक्सप्लोसिव्स भी हैं, और पेंट भी है। चारों ऑप्शन सही होंगे। मतलब कोल टार का इस्तेमाल जो है वो सिंथेटिक डाई बनाने में भी होता है, परफ्यूम बनाने में भी होता है, एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी होता है, और पेंट बनाने में भी होता है। जो कोल टार है, इस कोल तार को हम लोग नॉर्मल कॉमन भाषा में डामर डामर कहते हैं। काला काला सा होता है, जो रोड बनाने के काम में आता है, ये वही कोल टार है। इस कोल टार का इस्तेमाल इन चीज़ों को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ब्लैक गोल्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को, कोल को, कोल टार को, या कोक को? पेट्रोलियम को, कोल को, कोल टार को, या कोक को? तो आपने आंसर सोच लिया होगा। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत महंगा होता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता, और ये बहुत चीज़ों के काम में आता है। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज ब्लैक गोल्ड। इसको काला सोना कहा जाता है। कोल, कोल्टार, कोक, तो थोड़ा बता दूं उसमें कि जो कोल होता है, जब इसको हम साफ़ करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर से तीन चीज़ें निकलती हैं। एक निकलता है कोल टार, एक निकलता है कोक, और एक निकलती है कोल गैस। ठीक है, तो कोल गैस निकलती है। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, नहीं तो यहाँ से कोल गैस निकलती है। जो तीन चीज़ें कब निकलती हैं? जब हम कोयले को साफ़ करते हैं, रिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन प्लेसेज इन इंडिया हैव नेचुरल गैस रिजर्व्स। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये ज्योग्राफी भी है, ये आपका करंट भी है, ये आपका साइंस भी है, कि भारत में दिए गए स्थानों में से किसमें प्राकृतिक गैस का भंडार है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा? आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है भाई त्रिपुरा में भी पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। इन चारों जगहों पर नेचुरल गैस रिजर्व या फिर प्राकृतिक गैस का भंडार पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन जो है ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो पीछे दिए होते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर ट्रू फॉल्स होते हैं, तो ये आपके पेपर में एमसीक्यू बना के लाए जा सकते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स आर, अभी हमने पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं, तो जो जीवाश्म से बने होते हैं, जो मर जाने के बाद चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो आपका एक्वेटिक एनिमल्स हो, मतलब समुद्र में रहने वाले जीव हो, तो इसका सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? इसका आंसर कोल हो जाएगा, इसका आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा और नेचुरल गैस। ये तीनों चीज़ें हैं जो फॉसिल फ्यूल कहलाती हैं। तो कोल, पेट्रोलियम और आपका नेचुरल प्राकृतिक गैस। ठीक, अगला है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम जो था, याद करिए, जिसके अंदर से पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, उसको अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मतलब पूरे कंस्टिट्यूएंट, मतलब जिन जिन चीज़ों से पेट्रोलियम बना है उसको अलग करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं रीफाइनिंग। ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं रीफाइनिंग, FINING, इसे कहते हैं रीफाइनिंग। तीसरा है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स इज। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो उतना हमारे पास नहीं आए हैं, वरना इसका आंसर इलेक्ट्रिक व्हीकल होता, बट फिलहाल सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो CNG यूज़ किया जाता है। सो CNG इज़ द लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, क्या हम फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं? तो अभी हमने फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन इतने अच्छे से पढ़ी है कि पेट्रोलियम या फिर कोल कैसे बनता है, तो भैया ये लैब में बनाने वाली चीज़ नहीं है, ये ज़मीन के अंदर ही बहुत सालों के प्रोसेस के बाद बनता है, तो इसका आंसर पहला होगा फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। CNG इज़ मोर पॉल्यूटिंग दैन पेट्रोल, ये तो भाई सबको पता है कि CNG ज़्यादा पेट्रोल से पॉल्यूटिंग नहीं है, CNG लेस पॉल्यूटिंग है। पॉल्यूटिंग मतलब पॉल्यूशन फैलाने वाली, तो इसका तो आंसर बिल्कुल गलत होगा, फॉल्स ही है, CNG कम है ना कि ज़्यादा। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए कि जो कोक है वो क्या है? ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ट्रू है। मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन का बिल्कुल प्योर, जिसमें कहेंगे कि कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है कोक के अंदर, ये कह लीजिए आप। कोल टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, तो बिल्कुल कोल टार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी तो उसके अंदर से परफ्यूम निकला, पैराफिन एक्सप्लोसिव्स निकले, आपका पेंट बनाने के लिए चीज़ें निकली। 200 से ज़्यादा आपको चीज़ें कोल टार के अंदर पाई जाती हैं, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और लास्ट है केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो ये गलत है, केरोसिन भी एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि वो भी हमको नीचे से ही मिलता है, हमको इसको खुद से बनाते नहीं हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इसमें सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट थे वो सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आपने ये वीडियो देख ली तो आपको दोबारा वो चैप्टर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पढ़ते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके इन 3 चीज़ों से हम लोगों का, मेरा मनोबल बढ़ता है और काम करने में मज़ा आता है। जब आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, शेयर नहीं हो रहा होता, या फिर आप लोगों व्यूज़ नहीं दे रहे होते हैं, 10-20 व्यूज़ आ रहे होते हैं, 30 व्यू आ रहे होते हैं, तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता। और ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से शायद ऐसा नहीं है, मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, बट शायद जल्दी चैनल्स ऐसा नहीं कर रहे हैं जो सीधे सीधे NCERT पर ही फोकस कर रहे हैं, वो कॉमन क्वेश्चंस करवाते हैं। मैं जाता हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ता हूँ, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिकट करता हूँ, फिर उसका आपको MCQ में कन्वर्ट करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर या फिर सब्सक्रिप्शन से कितना मनोबल बढ़ता होगा, ये आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिएगा। तो कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।